Hello everyone. The topic that I'm going to discuss is friction. Before that, I want to make a point that is, जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा, वो दो ड्राई बॉडीज़ पे अप्लाई करेगा, दो ड्राई सॉलिड बॉडीज़ पे अप्लाई करेगा, जो कि या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट में है या फिर बहुत ही कम वेलोसिटीज़ में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हैं. सेकेंड पॉइंट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन. कॉज ऑफ फ्रिक्शन, जब भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो सरफेशियल एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. यानी कि जो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे उनके जो सबसे टॉप की एटम्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इससे जन्म होगा फ्रिक्शन का. कैसे, मैं आने वाली स्लाइड्स में इसे और भी अच्छे से एलेबोरेट करूँगा. फिनोमेना ऑफ कोल्ड वेल्डिंग. जब भी हम दो कोई मेटल सरफेस लें और उनको बहुत ही अच्छे से फिनिश करें और एक एब्सोल्यूट वैक्यूम की कंडीशन में आपस में टच करवाएं, आपस में उनको रखें, टच करके सरफेस उनका कांटेक्ट में लाया जाए, तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं और उनको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाईली फिनिश्ड सरफेसेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं अवेलेबल कांटेक्ट में आने के लिए और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. वहीं ऑर्डिनरी सरफेसेस में क्या होता है, एक तो जो ऑर्डिनरी सरफेस है वो उतना अच्छे से फिनिश्ड नहीं होता माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि एटॉमिक लेवल पे. इसलिए जो केवल हाई पॉइंट्स होते हैं उन सरफेसेस के, वही आपस में कांटेक्ट में आ पाते हैं और बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं. एक बात और है कि उनकी जो सरफेस है ना, नॉर्मल सरफेसेस जो होते हैं उनमें या तो कंटामिनेंट लेयरिंग रहती है या फिर ऑक्साइड्स की लेयरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहती है. जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये दो सरफेसेस हैं और उनका अपेरेंट सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है. लेकिन एक्चुअली में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो केवल जो हाई पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पा रहे हैं और इन्हीं हाई पॉइंट्स के जो एटम्स होंगे वो बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे. ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्मल सरफेस है यानी कि ऑर्डिनरी सरफेस है, उनका जो एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है अपेरेंट मैक्रोस्कोपिक सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, बाय द फैक्टर ऑफ 10⁴. अब यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है. ये बॉडी है एम मास की, एक फ्लोर पे रखी हुई है. इसमें दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो इसका वेट है दैट इज़ Fg और एक है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लोर टू दिस बॉडी Fn. अब मैं इस बॉडी को मूव करने की सोचता हूँ. मैं यहाँ पे एक एफर्ट डालता हूँ दैट इज़ फोर्स F दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट. मैं क्या देखूँगा कि ये बॉडी मूव नहीं की. अगर ये फोर्स धीरे धीरे मैंने बढ़ाया है तो ये बॉडी मूव क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन आ गया. In accord with Newton's second law of motion, this force must be equal to this force in magnitude. क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है. इसलिए ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. अब मैंने ये फोर्स थोड़ा बढ़ाया तो मैं देखता हूँ ये बॉडी फिर भी रेस्ट पे रहती है. यानी कि जो फ्रिक्शन था हमारा वो थोड़ा बढ़ गया. यानी कि हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. अब मैं इस फोर्स को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, फिर भी ये बॉडी मूव नहीं करती, यानी कि फ्रिक्शन थोड़ा और बढ़ा. फाइनली क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट आने के बाद इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बॉडी मूव कर जाती है. और जब ये मूव कर जाती है तो इस बॉडी को अगर हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना है तो हम देखेंगे कि जो इसका अप्लाइड फोर्स है अब के टाइम पे, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम पे, वो उस फोर्स से जो कि उस टाइम पे लगा था जब बॉडी वॉज अबाउट टू मूव, उससे थोड़ा कम है. तो मैंने इसे ग्राफ के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया है. ये अपना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है और ये है टाइम. पहले हम धीरे धीरे फोर्स लगा रहे थे, यानी कि कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे थे, वो बढ़ रहा था और एक मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद ये बॉडी मूव कर गई.
और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से उस बॉडी को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा वो इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम था, और इस फोर्स को हमने बोला काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम ये देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के, यानी कि वो फ्रिक्शन जो कि तब लग रहा था जब बॉडी रिलेटिव रेस्ट में थी, उससे थोड़ा कम है। तो इसे मैंने इस ग्राफ से डेमोन्स्ट्रेट किया है, दर्शाया है। आई होप you will like my demo. Thank you for watching.